बच्चों, बिजनेस स्टडी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे बच्चों अंतरण। अंतरण का मतलब होता है बच्चों कि एक प्रबंधक अपने अधिकारों को अपने अधीनस्थों के में विभाजित कर दे तो वो अंतरण कहलाता है। तो अंतरण एक प्रबंधक चाहे तो अपने अधिकारों को अपने अधीनस्थों में विभाजित कर सकता है। यानी एक प्रबंधक चाहे वह कितना भी सक्षम हो बच्चों, लेकिन फिर भी वह सभी कार्यों का निष्पादन वह स्वयं नहीं कर सकता। काम का आकार उसे स्वयं पूरा करने में अक्षम बना देता है, क्योंकि आजकल बड़े स्तर पर कार्य होते हैं बच्चों, तो वो सारे कार्य स्वयं संपादित नहीं कर सकता, तो उसको अपने अधीनस्थों का सहयोग लेना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप उसे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्यों को केंद्रीकृत करने के लिए तथा यह विस्तृत करने के लिए कि कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा, उसे अधिकारों का अंतरण निश्चित ही करना हो चाहिए। यानी एक अच्छे प्रबंधक को अपने कुछ कार्य अपने अधीनस्थों को विभाजित कर देने चाहिए बच्चों। तो अंतरण से तात्पर्य है एक उच्च पदासीन अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ऊंची से नीची स्थिति की ओर अधिकारों का प्रत्यायोजन है। यह संस्थान के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए पूर्व अपेक्षित होता है, क्योंकि यह प्रबंधक को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का समय देने के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी अगर एक प्रबंधक छोटे से बड़ा कार्य स्वयं ही करेगा तो वो महत्वपूर्ण कार्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण कार्य को समय दे पाए, इसके लिए उसको छोटे कार्यों के लिए अपने अधीनस्थों को कुछ कार्य का बंटवारा और अधिकार दे देना चाहिए। ये अधीनस्थों की मान्यता देने की उसकी इच्छा तथा उस अधिक उत्साह से कार्य करने की उसकी अभिलाषा को भी संपूर्ति करता है तथा अवसर प्रदान करता है। अंतरण एक प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता है। बिना अधिकार अंतरण उसके क्रियाकलाप केवल उसके स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों तक ही सीमित रह जाएंगे। अंतरण अधित्याग या पद त्याग नहीं है बच्चों। यानी जो प्रबंधक है उसका पद नहीं जा रहा, उसका अधिकार नहीं जा रहे, उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो रही, बस केवल कुछ कार्यों को विभाजन करा के संपादित कराना होता है बच्चों। अधिकार अंतरण के उपरांत भी प्रबंधक कार्य की जवाबदेही से नहीं बच सकता, अर्थात किसी अधीनस्थ को कार्य अंतरण के उपरांत भी वही उसके संपादन के लिए उत्तरदायी होता है। उसके अतिरिक्त अधीनस्थ को आंतरिक अधिकार वापस लिया जा सकता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को पुनः अंतरित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है बच्चों किसी एक को अधिकार दे दिया तो हम फिर दोबारा ले ही नहीं सकते उससे, तो आप कभी भी उसको से अधिकार छीन कर दूसरे को दे सकते हैं। इस प्रकार अधिकार अंतरण के उपरांत भी प्रबंधक कार्य संपादन के लिए उतना ही उत्तरदायी होता है जितना वह अधिकार अंतरण से पूर्व उत्तरदायी था। यानी अधिकारी का अधिकार खत्म नहीं होता, इसके कर्तव्य खत्म नहीं होते, उसकी जिम्मेदारियाँ खत्म नहीं होती। इसकी कुछ परिभाषा दी गई है बच्चों, आप उनको देखें। अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपनाकर प्रबंधक अपने कार्यों को इस प्रकार विभाजित करता है जिससे कि वह संपूर्ण कार्य के केवल उस भाग का निष्पादन करे जिसके केवल वह स्वयं ही संगठन में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण प्रभावशाली ढंग से कर सकता है, और इस प्रकार वह शेष कार्य को पूरा कराने के लिए आप लोगों की सहायता प्राप्त कर सकता है। ये एक परिभाषा दी है बच्चों लुईस एलन ने। यानी प्रबंधक स्वयं सारे कार्य न करके महत्वपूर्ण कार्य स्वयं करे, बाकी कार्य दूसरों से संपादित कराए। एक परिभाषा दी है बच्चों थियो हेमन ने। अधिकार अंतरण में केवल इतना ही आश्रय है कि अपने अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। यानी उनको कुछ एक निर्धारित सीमा तक अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपने कार्य को संपादित कर सके। अब आता है बच्चों अधिकार अंतरण के तत्व क्या होते हैं। लुईस एलन के अनुसार अंतरण से तात्पर्य उत्तरदायी तथा अधिकारों को दूसरों को सुपुर्द करने तथा निष्पादन हेतु जिम्मेदारी सर्जन से है। लुईस एलन के कथन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से अधिकार अंतरण के निम्नलिखित तत्व आते हैं। पहला आता है बच्चों अधिकार। अधिकार से तात्पर्य एक व्यक्ति के उस अधिकार से है जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है तथा अपने पद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यवाही करता है। अधिकार की धारणा
निर्धारित सोपान श्रृंखला से प्रारंभ होती है जो संगठन की विभिन्न स्थितियों तथा स्तरों को जोड़ती है। यानी अधिकार आप कितना देंगे बच्चों, किसको किस कार्य को दिया, ये उच्च अधिकारी पर निर्भर करता है और उच्च से निम्न की ओर जाता है बच्चों। औपचारिक संगठन में एक व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी वो जिस पद पर कार्य कर रहा है उस पद के अधिकार उसे प्राप्त होंगे बच्चों। उसकी स्थिति के अनुसार अधिकार बढ़कर उच्च स्तर तक के हो सकते हैं तथा घटकर निगम के निम्न स्तर तक जा सकते हैं, यानी उसके अधिकार अधिकतम भी हो सकते हैं और निम्न स्तर तक भी जा सकते हैं। अतः अधिकारों का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी के समस्त अधिकार रखता है बच्चों। अधिकार संबंध संस्थान में प्रबंधक के अपने कार्यबल को उचित आज्ञाकारी तथा निर्देशन एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अधिकार अंतरण द्वारा उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थ के बीच संबंध तभी स्थापित होते हैं जब उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को अपने निर्णय के विषय में इस आशा से कि वह कार्य को सही तरीके से पूरा करेगा तथा अधीनस्थ उस कार्य को बतलाई गई विधि से जो उच्चाधिकारी ने समझाई थी कार्यान्वित करता है। यानी उसको अधिकार दिए जाते हैं और ये सोचकर दिए जाते हैं कि जो कार्य उसको दिया है उसको वो अपने निर्धारित तरीके से पूरा करेगा। कार्य का उचित रूप से उच्चाधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वह अधिकार अंतरण करने में किन किन सावधानियों को प्रयोग में लाता है। यानी आप देखिए बच्चों, उच्च अधिकारी ये भी कह सकता है कि संपूर्ण अधिकार दे दे या आंशिक दे दे या उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखकर कि ये कह दे कि फाइनल अथॉरिटी मैं ही होऊंगा, तो इस तरीके भी अधिकार को ट्रांसफ़र कर सकता है। अधिकार अंतरण उन निर्णय को लेने का अधिकार प्रदान करता है जो प्रबंधकीय स्थितियों में निहित हैं कि व्यक्ति क्या करते हैं तथा उनसे क्या करने की अपेक्षा की जाती है। यहाँ यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि अधिकार अंतरण संगठन की कानून व्यवस्था तथा नियमों से बंधा हुआ होता है जो उसके क्षेत्र की सीमाबद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रबंधकीय पदानुक्रम में जितना ऊपर की ओर चलेंगे अधिकारों का क्षेत्र उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। यानी अधिकारों को हम जितना देते जाएंगे बच्चों उतना ही उसका अधिकार और उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। यानी जितनी कार्य को उसको सौंपेंगे उसके प्रबंधकीय उसका उतना ही जिम्मेवारी बढ़ती जाती है बच्चों। अतः अंतरण का मतलब हुआ बच्चों अधिकारों को सौंपना, और अधिकार कितना सौंपना है, कितनी अवधि के लिए सौंपना है, किस प्रकार सौंपना है, ये उच्च प्रबंधक द्वारा तय किया जाता है। दूसरा आता है बच्चों अंतरण में उत्तरदायित्व। जहाँ अधिकार आते हैं वहाँ आपके कार्य के प्रति उत्तरदायित्व भी होते हैं बच्चों। तो एक अधीनस्थ कर्मचारी के लिए दिए गए कार्य को भली भांति निष्पादित करना उसका आवश्यक उत्तरदायित्व है। उसका अभुद्य उच्चाधिकारी तथा अधीनस्थ के संबंध से होता है, क्योंकि एक अधीनस्थ अपने अधिकारी द्वारा बतलाए गए कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। यानी अधीनस्थ को जितना भी उच्च अधिकारी कार्य देगा वो उसको बताए गए कार्य को करने के लिए बाध्य होता है। उत्तरदायित्व ऊपर की ओर से प्रभावित होता है, यानी उच्च प्रबंध के द्वारा निम्न प्रबंध को दिया जाता है, क्योंकि एक अधीनस्थ सदैव अपने उच्च अधिकारियों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इसलिए उत्तरदायित्व कौन देगा बच्चों? उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को अपने अधिकार के प्रति उत्तरदायित्व तय करेगा। उत्तरदायित्व तथा अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी कर्मचारी को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकारों को भी निश्चित रूप से उसे दिया जाना चाहिए। यानी हम किसी को कोई जिम्मेवारी दे रहे हैं तो उसको कुछ अधिकार भी देने होंगे बच्चों, जिससे कि वो उस कार्य को पूरा कर सकता हो। अतः कार्य पूरा करने के लिए उसको जो भी चीज़ की जरूरत हो वो अधिकार उसको देने होंगे। अतः एक प्रभावी भरापन के लिए आवश्यक है कि जो उत्तरदायित्व सुपुर्द किया जाए उसी के अनुरूप अधिकार भी दिए जाने चाहिए। यदि उत्तरदायित्व में स्वीकृत अधिकार की मात्रा अधिक है तो अधिकार का दुरुपयोग होगा। यदि अधिकार व उत्तरदायित्व की मात्रा अधिक है तो संबंधित शक्ति अप्रभावित हो जाती है। तीसरा आता है बच्चों उत्तरदायित्वता या जवाबदेही। निसंदेह अधिकारी अंतरण एक कर्मचारी को अपने उच्चाधिकारी के प्रति काम करने में सामर्थ्य देता है, लेकिन फिर भी जवाबदेही अभी भी उच्चाधिकारी को ही बनी रहती है बच्चों। यानी उच्चाधिकारी ये नहीं कह सकता कि निम्न को मैंने दे दिया तो वही करेगा, यानी उस पर मॉनिटरिंग करेगा,
उसके देखरेख में ही काम होगा और उसकी जिम्मेदारी बनी रहेगी। जवाबदेही से तात्पर्य अंतिम परिणाम का उत्तर देने योग्य होने से है, यानी क्या रिजल्ट आया तो वो तो उच्च प्रबंधक ही देंगे बच्चों। यदि एक बार अधिकार अंतरित हो जाता है तथा उत्तरदायित्व तो स्वीकार कर लिया जाता है तो कोई जवाबदेही से इनकार नहीं कर सकता है। इसका न तो बरापण ही संभव है, न ही इसका प्रभाव ऊपर से और होता है। यानी अगर आपने आपको कोई उत्तरदायित्व दिया है तो वो आपको पूरा करना ही होगा। कहने का तात्पर्य कि बरारोपण की दशा में अधीनस्थ कर्मचारी अपने अधिकारी के कार्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए जवाबदेही होता है। यानी जब किसी व्यक्ति को कार्य करने को दिया जाता है तो वह उसके प्रति जवाबदेही हो जाता है। इससे यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य के सही संपादन के संदर्भ में अपने प्रबंधकों को आश्वस्त करना होता है। सामान्य तौर पर एक निरंतर प्रतिपुष्टि द्वारा कार्य के पूर्ण करने के लिए दबाव बनाया जाता है कि अधीनस्थ कर्मचारी से या को यह आज्ञा दी जाती है कि वह अपने कार्रवाई की घटनाओं, परिणामों अथवा भूलों के विषय में बतलाएगा। यानी उससे कोई गलती हो गई हो, कोई घटना घटित हो गई हो या कोई परिणाम गलत हो गया हो, सही हो गया हो, वो बताएगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि अधिकार अंतरित होता है तो उत्तरदायित्व तो समझ लिया जाता है। जवाबदेही थोपी आरोपित की जाती है। जवाबदेही अधिकार अंतरण से आती है तथा जवाबदेही उत्तरदायित्व से आती है, जिसका अध्ययन सारणी 3 में अभी अपन करेंगे।